हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोटेकनेट एंकी। तो आज का टॉपिक हम लोग का थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हिस्ट्री पढ़ के वैसे भी इस टॉपिक में पूरा दिमाग का बैंड बज गया था, लेकिन आज से हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा टेक्निकल पार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग मेनली फोकस करने वाले हैं 4 मेजर एरियाज़ पे। सो द फर्स्ट वन इज़ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर, second one is crop production and agriculture, third one is food processing and the fourth one is environmental protection। तो सबसे पहले मेडिसिन एंड हेल्थ केयर में हम लोग देखते हैं कैसे डायग्नोस्टिक टूल्स और किट्स का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि रिसेंट में आप लोग जानते ही होंगे कोरोना किट डेवलपमेंट हुआ था, और अभी हम लोग का बहुत ही फेमस प्रेगनेंसी टेस्ट किट चलते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे हम लोग लार्ज स्केल पे एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं और किसी दूसरे जीन को आइसोलेट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स को देखेंगे कि कैसे बायो इन्फॉर्मेटिक जीन एनालिसिस में हेल्पफुल होता है। फिर हम लोग का कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं जिनकी मदद से हम लोग किसी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग का हुआ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, माइक्रोस्कोपी, बायोफर्मेंटर्स, ये कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशंस होते हैं। इसके बाद बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग किसी भी तरह का केमिकल का प्रोडक्शन कर सकते हैं लार्ज स्केल पे। सिंथेटिक ड्रग डेवलपमेंट, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, जैसे कि हम लोगों ने कोरोना वैक्सीन का डेवलपमेंट देखा था, वैसे ही वैक्सीन का प्रोडक्शन और उनका डेवलपमेंट देखेंगे। फिर जीन थेरेपी क्या होती है ये समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जल्दी से शुरू कर देते हैं कि कैसे हम लोग थेरेपेटिक मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन करते हैं। तो कोई भी थेरेपेटिक मॉलिक्यूल होता है उनको हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से बायोफार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स का डेवलपमेंट करते हैं। कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं जो ड्रग मॉलिक्यूल की तरह काम करते हैं, तो हम लोग उनका एक्सप्रेशन, उनका प्रोडक्शन और उनका एक्सप्रेशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर करा सकते हैं। ऐसे किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर ऐसे किसी दूसरे सिस्टम को हम लोग हेट्रोलॉगस सिस्टम कहते हैं। तो जैसे कि ये हेट्रोलॉगस सिस्टम कौन कौन हो सकते हैं, जैसे कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई प्लांट। तो यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का जो कि ड्रग की तरह काम कर रहे हैं, उनका एक्सप्रेशन हम लोग किसी हेट्रोलॉगस सिस्टम में करा सकते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट। यहाँ से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि हेट्रोलॉगस सिस्टम्स क्या होते हैं। तो हेट्रोलॉगस सिस्टम्स उन सिस्टम्स को कहते हैं जैसे कि कोई हम लोग का प्रोटीन नेचुरली किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डेवलप्ड हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन अगर वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक्सप्रेस नहीं, पर उसमें लार्ज स्केल में हम लोग एक्सप्रेशन नहीं करा सकते, वो नेचुरली उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसको हम लोग उस ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके उसका एक्सप्रेशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में कराएं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसका एक्सप्रेशन कराएं, उसको हम लोग हेट्रोलॉगस सिस्टम कहते हैं। ये दूसरा इन्वायरमेंट तो उस पर्टिकुलर नेचुरली प्रोटीन के लिए तो दूसरा इन्वायरमेंट हो जाएगा, तो हम लोग इसको सिंथेटिक इन्वायरमेंट भी कह सकते हैं। तो किसी दूसरे सिस्टम में उसका हम लोग का एक्सप्रेशन और प्रोडक्शन कराना ही उसका हेट्रोलॉगस सिस्टम कहलाता है। तो हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, और लॉगस सिस्टम तो आप समझ जाइए कि कोई डिफरेंट तरह के सिस्टम में किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का एक्सप्रेशन कराना। तो बहुत से ऐसे थेरेपेटिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स, जिसको हम लोग आरडीटी की मदद से लार्ज स्केल प्रोडक्शन करा रहे हैं और ये मार्केट में अवेलेबल है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले है हम लोग का ह्यूमन इंसुलिन प्रोटीन, और दूसरा है हम लोग का ग्रोथ हार्मोन, जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन आरडीटी की मदद से हम लोग इसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, और ये मार्केट में अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए।
तो सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन देखते हैं। तो ह्यूमन इंसुलिन हम लोग का यूज़ होता है डायबिटीज़ में, जो कि डायबिटीज़ में यूज़ होता है। डायबिटीज़ एक तरह का ब्लड शुगर लेवल इसमें इंक्रीज़ हो जाता है, तो हम लोग इसमें इंसुलिन आउटसाइड से देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि कुछ प्रोटीन्स जो कि हेटेरोलॉगस सिस्टम में एक्सप्रेस होते हैं, जैसे कि हम लोग का इकोलाई। तो जो हम लोग का ह्यूमन इंसुलिन है वो इस वक्त प्रीडोमिनेंटली एक्सप्रेस इसका प्रोडक्शन हो रहा है किसमें, इकोलाई में और सैक्रोमाइसिस सर्विसी में। इसके बाद फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है यूएसए का, जिसने अप्रूव किया है एक तरह का एंटीकोआगुलेंट, ब्लड एंटीकोआगुलेंट मिल्क को अप्रूव्ड किया है। और इस तरह का मिल्क हम लोग प्रोड्यूस करते हैं एक ट्रांसजेनिक गोट से। तो हम लोग एक ट्रांसजेनिक गोट से इस तरह के मिल्क जिसमें ब्लड एंटीकोआगुलेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, इस तरह के मिल्क का प्रोडक्शन करते हैं। और ये अप्रूव्ड किया गया है किससे, फूड यूएसए में एफडीए के द्वारा ये अप्रूव्ड है, यानी इसको मान्यता मिली है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हेटेरोलॉगस सिस्टम कौन कौन से हो सकते हैं। हेटेरोलॉगस सिस्टम जैसे इकोलाई, सैक्रोमाइसिस सर्विसी, गोट, काओ एंड प्लांट। इस वक्त साइंटिस्ट बहुत से ऐसे ड्रग डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, जैसे कि जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं मौजूद है, तो उसके ड्रग डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग का हो गया हेपेटाइटिस, कैंसर और हार्ट डिजीज़ पे कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम लोग का सबसे पहले जीन थेरेपी हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो जीन यानी अगर किसी भी जेनेटिक लेवल पे कोई डिफेक्ट आ जाए ह्यूमंस में, तो उसे हम लोग जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो डिफेक्ट इन जीन लेवल यानी किसी न्यूक्लियोटाइड का मिसिंग होना, या फिर किसी प्रोटीन का एक्सप्रेशन ना हो पाना, या फिर आरएनए सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये सब हम लोग का कोई जेनेटिक डिफेक्ट होता है, तो इसे ही हम लोग जेनेटिक डिजीज़ कहते हैं। तो कुछ जेनेटिक डिजीज़ जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलीसीमिया, पार्किंसोनियन डिजीज़, ये कुछ एग्जाम्पल है जेनेटिक डिजीज़ के। तो जो ये जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले आया 1972 में। इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें जो पर्टिकुलर प्रोटीन या पर्टिकुलर जीन का जिसका एक्सप्रेशन नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग ड्रग के माध्यम से देते हैं, और इस तरह से हम उन डिजीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं। और पहला जो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था इस जीन थेरेपी का, वो मार्टिन क्लेन ने किया था 1918 में। और किसके लिए किया था, बीटा थैलीसीमिया के लिए, जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पहला सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया गया था वो 1990 में किया गया था एस्थांथी डी सलाइवा ने को ट्रीट करने के लिए। इनको बीमारी थी एडिनोसिन डाइअमीनेज डिफिशियंसी, जिसको हम लोग एडिनोसिन डाइअमीनेज सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी भी कहते हैं, एडीएस किड भी कहते हैं। ये एक तरह की ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज़ थी, जिसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी कॉज होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रशिया ने पहला निवोसेल्वोजीन अप्रूव किया था 2011 में। तो ये एक फर्स्ट इन क्लास जीन थेरेपी था जो कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के लिए था। इसके बाद देखते हैं कि पहला जो कॉमर्शियल जीन थेरेपी प्रोडक्ट था वो चाइना ने अप्रूव्ड किया था कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 2003 में, और इसका नाम है जेनडिसिन। इसके बाद हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में जानते हैं कि जेनेटिक टेस्टिंग होती क्या है। तो जो हम लोग का जेनेटिक टेस्टिंग है वो एक तरह का मेडिकल टेस्ट है, जिसकी मदद से हम लोग किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक कॉम्पोजिशन या फिर क्रोमोसोमल डिफेक्ट जो होते हैं जीन में, या फिर किसी तरह का प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, इन सब की टेस्टिंग करते हैं। और ये भी पता लगाते हैं इसकी मदद से कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हो रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो किसी भी तरह का
जीन लेवल पे जो डिफेक्ट को हम लोग टेस्ट की मदद से पता करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उसे ही हम लोग जेनेटिक टेस्टिंग कहते हैं। तो ऐसे बहुत से जेनेटिक टेस्टिंग किट्स मार्केट में इस वक्त अवेलेबल हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ जेनेटिक टेस्टिंग किट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो फिनाइलकीटोन्यूरिया का है, जिसमें कि पेशेंट के पास एक एंजाइम होता है जो फिनाइल एलेनिन को सिंथेसिस करता है। उस पर्टिकुलर एंजाइम नहीं होता है, जिससे कि जो फिनाइल एलेनिन का नॉर्मल ग्रोथ है वो नहीं हो पाता है। और दूसरा है हम लोग का कॉन्जेनाइटल हाइपरथायराइडिज्म के लिए जेनेटिक टेस्ट किट, जिसमें हम लोग का ये एक तरह का थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर है। तो इसके बाद हम लोग कुछ ग्लोबल रिवॉल्यूशनरी सक्सेस स्टोरीज़ को देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। तो उस वक्त बहुत ही रेयर था कि हम लोग को पता नहीं था कि क्लोन्स का भी डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो कि जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल हो। तो सबसे पहला क्लोन शिप आया हम लोग का, उसका नाम है डॉली शिप। तो ये 5 जुलाई 1996 से 14 फरवरी 2006 तक इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये फर्स्ट टाइम सक्सेसफुली क्लोन किया गया एक शिप को, जिसका नाम रखा गया डॉली शिप। तो ये फर्स्ट क्लोन्ड मैमल था, और इसको बनाया गया था अडल्ट सोमैटिक सेल्स से, जिसमें न्यूक्लियर ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन ये क्लोन शिप हम लोग का हार्ट डिजीज़ के कारण मर गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसका नाम है बीटी कॉटन। ये एक तरह का मतलब बीटी कॉटन प्लांट है। तो ये एक तरह का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है। इसमें हम लोग एक फॉरेन जीन को, जो कि आइसोलेट किया गया था बैसिलस थोरेंजियासिस से, उसका एक्सप्रेशन कराते हैं। उसका एक्सप्रेशन हम लोग प्लांट में कराते हैं। ये एक तरह का टॉक्सिक प्रोटीन का एक्सप्रेस कराता है। जब कोई बॉल वॉर्म या फिर कोई और इंसेक्ट जब इनकी पत्तियों को खाता है, तो वो टॉक्सिन उसके गले में उसके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक होते हैं उसमें जाके उसको इनहिबिट करके उसको डेथ कॉज कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट में इस वक्त ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है, जिसको आइसोलेट किया गया था पिट्यूटरी ग्लैंड से, और इसको इंसर्ट कराया गया इकोलाई में, और उसमें उसका एक्सप्रेशन लार्ज स्केल पे कराया गया। किसकी मदद से? बायो रिएक्टर्स की मदद से। इसके बाद हम लोग देखते हैं ह्यूमलिन एक तरह का ह्यूमन इंसुलिन है, जिसको आइसोलेट किया गया था पैनक्रियाटिक सेल्स से, और इसको भी इंसर्ट कराया गया बैक्टीरियम में, और वहाँ पे इसका एक्सप्रेशन कराया गया, और इसको भी लार्ज स्केल पर इसका प्रोडक्शन किया गया। किसमें? बायो फर्मेंटर्स में, या फिर फर्मेंटर्स या बायो रिएक्टर्स आप बोल सकते हैं। इसी के साथ हम लोग का ये टॉपिक भी फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।